वो जो अपार ब्रह्मांड है ना हाँ जी। बाहर का, और जो एक अपार ब्रह्मांड हमारे अंदर है, उसके बीच का जो कनेक्शन है ना, ये ज्योतिष है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। नमस्ते अरुण जी। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मुझे अपना भविष्य पता चलना है। किस तरह से आप लोगों की एस्ट्रोलॉजी या भविष्य या उनके क्या प्रॉब्लम्स है, कैसी उनकी लाइफ रही है, किस तरह से पता करते हैं आप? जो ज्योतिष है ये काफी एंशिएंट साइंस है ना, और इसमें आप जब बर्थ लेते हैं ना, सोलर सिस्टम में कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन पे था उसका एक स्नैपशॉट बन जाता है, और उस वजह से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो जो अपार ब्रह्मांड है ना बाहर का, और जो एक अपार ब्रह्मांड हमारे अंदर है, उसके बीच का जो कनेक्शन है ना, ये ज्योतिष है। और आमतौर पे हम मिसकंसेप्शन लेकर चलते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है इट कैन चेंज एनीथिंग। कुछ बदलता नहीं है काम्या जी, बस चीज़ें ना हम ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। हमें पता अगर चल जाता है कि इस तरह की सिचुएशंस हमारी लाइफ में होने वाली है, तो हम उन्हें डील ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। बट अगर कोई सोचता है कि एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए मैं कुछ बदल दूँ या मुझे कुछ मिल जाएगा, अंबानी जी आके कोई 2-4 हज़ार करोड़ छोड़ जाएंगे मेरे लिए, तो ऐसा नहीं होने वाला। ओके, वाह, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ये। अब मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो जानूंगी, पहले आपके बारे में जानना चाहती हूँ। आप कानपुर से हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? मेरे फादर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, अच्छा। उन्होंने बहुत टाइम तक एस्ट्रोलॉजी करी है, तो काफ़ी सारे लोग हमारे घर आया करते थे, कभी हाथ दिखाने के लिए, कभी अपने बारे में पूछने के लिए। पर फादर ने कभी बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज वे में या फिर बहुत बड़े तरीके से बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं किया। तो ये एक इन्वायरमेंट तो रहा है। जैसे जब मैं 7th क्लास में था तो न्यूमरोलॉजी मैंने तभी सीख ली थी। और रही बात कानपुर की, तो कानपुर तो ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है। कानपुर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी सिटी। घूमने की जगहें भी थोड़ी बहुत हैं, अच्छी जगह हैं। जैसे बिठूर है हमारे कानपुर में, बहुत फेमस है, काफ़ी फेमस टेम्पल है वहाँ पे, जेके मंदिर वगैरह। वही जो लाइन मैंने कहा ना, कानपुर ब्रह्मांड का केंद्र, बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ कानपुर से निकली हैं, ठीक है। मैं भी शायद उनमें से एक बन जाऊँगा। आप ऑलरेडी हैं। और हम जब भी कोई बहुत ही हस्ती हमारे शो पर आती है, हम यही सवाल पूछते हैं कि अगर हम कानपुर में आए तो कौन सी जगहों पर खाना खाने जाएं? कानपुर अगर आप आए हो तो आपको ठग्गू के लड्डू जरूर खाने चाहिए। अच्छा। एक मूवी आई थी बंटी और बबली, उसमें इसका मेंशन भी था, ठग्गू के लड्डू। इसकी टैगलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठीक है। तो कानपुर में गोविंद नगर एक जगह है, वहाँ पर इसकी मेन ब्रांच है। तो दूसरी कानपुर में एक फेमस चीज़ है, बदनाम चाय, ठीक है, इनफेमस टी। काकादेव में एक जगह है, वहाँ पे बदनाम चाय मिलती है। चाय का तो कानपुर में मेरे ख्याल से नशा है, ठीक है। तो मतलब चाय लवर्स कानपुर वाले जितने होंगे उतना ही शायद कोई और होगा। हमारे कानपुर की फालूदा कुल्फी और बदनाम कुल्फी, ये 2 चीज़ें और फेमस हैं। अगर आप कानपुर आए तो ये ज़रूर आपको टेस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली। क्या आप हमेशा सात्विक खाना खाते हैं या किस तरह का खाना आप खाना पसंद करते हैं? जैसे हम जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात करें ना, ध्यान की, मेडिटेशन की, जैसे इस फील्ड में करनी पड़ती है। ये सब्जेक्ट, आपकी प्रेडिक्शन गड़बड़ होगी अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। आप खा रहे हो कुछ भी और फिर आप सोच रहे हो कि आप इस तरह के सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड बना पाओगे, आएगा ही नहीं आपके पास। आप खा तो वैसे कुछ भी सकते हो, जो आपकी चॉइस है, बट सात्विक फूड आपके मन को शांत रखता है, और जब मन शांत होता है तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। इस दुनिया में जितना भी क्योर्स है कामया जी, मन अशांत है लोगों का, सब कुछ होने के बाद भी अशांत है। मेरे पास कॉल्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, हज़ारों करोड़ के मालिक हैं, सब पॉलिटिशियन हैं, एक्टर हैं, तो खुश नहीं है। तो बर्तन भी बड़े ज़रूरी माने गए हैं। जैसे ज्योतिष में कहा जाता है कि आपको कभी एल्युमिनियम बर्तन नहीं यूज़ करने चाहिए। एल्युमिनियम बर्तन करने से एक तो बुध एक प्लैनेट है, वो उसकी गड़बड़ी होती है। यू शुड ऑलवेज चूज़ एक कांसा, एक मटेरियल होता है कांसा, उस कांसे के बर्तनों में खाइए, या पीतल के बर्तनों में आप खाना खाइए। पुराने टाइम पे आप याद करोगे तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन हुआ करते थे। ये भी रेमेडी होती है एस्ट्रोलॉजी में, ओके, कि आप का अगर जैसे चंद्रमा खराब है तो यू शुड स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर इन सिल्वर ग्लास। आप चांदी के गिलास में पानी पियोगे, आप शांत होने लगोगे। जो लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं। हमेशा से ही इतना सात्विक खाना या वो पसंद करते थे, या बचपन में तो थोड़े चटोरे हो गए आप? बिल्कुल 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 चटोरे थे। पर आज हम चटोरापन नहीं करेंगे और सात्विक खाना खाएंगे एज सुकून। सात्विक खाने को भी काफी मॉडर्न ट्विस्ट दिया हुआ है। वी हैव रागी डोसा, गन पाउडर इडली, साबूदाना थाली पीठ, जवार भेल, रेनबो नूडल सैलेड, खिचू चाट, क्यूडो मिले खिचड़ी, भरवा करेला, कसावा फ्राइज और ऑफ कोर्स मीठे के लिए गाजर का हलवा।
ज्योतिष में फूड का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और आप हर दिन अगर प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप एक रेमेडी जो अपने घर पे कर सकते हैं डेली, वो ये है कि अपने जो फूड, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें हर एक प्लैनेट्स का ध्यान रखें। तो अगर मंडे है, सपोज अगर मंडे को आप आटा गूंद रहे हैं या कोई भी ऐसा खाना बना रहे हैं तो उस चीज़ में आप मिल्क ज़रूर डालें। तो क्योंकि मून वाइट है, मून सफ़ेद है, इसी तरह ट्यूसडे को आप लाल मिर्च या किसी भी तरह की लाल चीज़ को अपने आटे में या अपने खाने में मिला के खाएं। वेडनेसडे को आप किसी तरह की ग्रीन चीज़ जैसे धनिया हो गया, कोई वेजिटेबल ज़रूर खाएं। थर्सडेज को आप येलो कलर की जैसे टर्मरिक ज़रूर डालें, दाल बना रहे हैं तो उसमें टर्मरिक डालें, आटे में टर्मरिक डालें। फ्राइडे को आप राइस या रोज़ वाटर से कुछ भी चीज़ या रोज़ की बनी हुई कोई भी चीज़ या किसी भी तरह से दही या कर्ड को ज़रूर खाना चाहिए आपको। सैटरडेज़ को आपको ब्लैक चीज़ें जैसे काला तिल हो गया, काले तिल के लड्डू हो गए, या अगर आटा गूंद रहे हैं तो उसमें थोड़े से 2-4 दाने आप काले तिल के मिलाएं टू मेक सैटर्न हैप्पी। और संडे को आप केसर डाल के कोई भी खाना बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आटा बना रहे हैं, उसमें केसर डाल के खा सकते हैं। तो ये जो हमारे 7 सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इनकी रेमेडी हो जाएगी आपके पूरे हफ्ते। और इसी तरह से जैसे मैंने कलर्स बताए हैं, आप इसके कपड़े भी पहन सकते हो। द प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल टू मेक यू फूडी इज मून। ओके, सो मून इज अ प्लेनेट इन, अच्छा ये सब मून की वजह से हो रहा है बेसिकली, मेरी वजह से नहीं। और द प्लेनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक यू अ गुड कुक इज मार्स। जैसे अगर कोई फायर एलिमेंट का जैसे एरीज है या लियो है या सजिटेरियस है, इनको स्पाइसी पसंद आएगा, जैसे गन पाउडर इडली, ठीक है, इसमें गन की बात आ गई तो ये फायर एलिमेंट्स की साइन को ज़रूर पसंद आएंगे। जो हमारे वाटर साइन है जैसे कैंसर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, पाइसेस हो गया, इनको आप देखोगे सी फूड पसंद ज़्यादा आएगा, या फिर इनको वैसे खाने ज़्यादा पसंद आएंगे जो जिसको बहुत सरल हैं, बड़े सिंपल से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे खिचड़ी है हमारे पास, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, तो इनको ऐसी चीज़ें पसंद आएंगी। इसी पे एयर जो साइंस होते हैं हमारे, जो जेमिनाई है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, इनको ज़्यादातर पसंद आता है एक्सपेरिमेंट करना। अर्थ एलिमेंट आता है हमारा जो टाउरस है, कैप्रिकॉन है हमारा, और वर्गो है, इनको ज़्यादातर पसंद आते हैं स्टेपल फूड्स, ठीक है, दाल वगैरह इनको पसंद रहेगी। और इनको भी फॉरेन की जो डिशेज़ हैं, दूसरे कल्चर की जो डिशेज़ हैं वो बहुत पसंद आती हैं। एक्सपेरिमेंटल, यस। तो ये अर्थ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं। ज्योतिषी की एक इमेज जो होती है, ऑरेंज कपड़े पहनकर, बड़ी उम्र वाले, बट आप बहुत यंग हैं, एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से आप एस्ट्रोलॉजी को समझा रहे हैं वो एक ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं बल्कि एक लॉजिक और साइंस के साथ है। तो सबसे बड़ा डिबेट जो लोगों के मन में रहता है इस कि सचमुच एस्ट्रोलॉजी में हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। क्या ये एक लॉजिकल बिलीफ सिस्टम है, साइंस है, या बस एक कहने की बात है? तो पहले तो एस्ट्रोलॉजी में साइंस नहीं है, इसका कोई साइंटिफिकल एविडेंस अवेलेबल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक आर्ट है, ठीक है। Okay. इस आर्ट को साइंटिफिकली बनाया गया है। अभी तक हमारे पास 2 प्लेनेट के साइंटिफिक एविडेंस है अभी तक, सन एंड मून। आप उसको देखते हो, उसको मानते हो, आप मानते हो सन आप पे इफेक्ट करता है, गर्मी लग रही है, ठीक है, वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है। मून आ गया, पीसफुल लग रहा है, ठीक है। जैसे जब भी कभी फुल मून या न्यू मून होता है, आप देखना, आप कभी अपने इमोशंस के एकदम पीक पे होते हो, या फिर एवरी 11th डे जिसे हम एकादशी बोलते हैं, आप अपने इमोशंस के पीक पे होगे, या तो बहुत खुश या बिना बात के आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा, बिकॉज ऑफ द मून। बिकॉज मून मन है, मून इमोशंस है, वो वाटर है, तो आपकी बॉडी में जो वाटर है उसको कंट्रोल करता है। तो अभी तक आपके पास तो 2 प्लेनेट का आप देख सकते हो तो मान रहे हो, और जिनको नहीं देख सकते उनको नहीं मान रहे हो। साइंटिफिक एविडेंस अभी तक मौजूद नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजी को प्रूव कर सकें, ओके। इसलिए मैं इसको आर्ट मानता हूँ। ये एक कला है, ये एक ऐसी कला है जो अपने कलाकारों को खुद ही चूज़ करती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको रिच बना देगी या आपको काजल पड़ जाएगी आपसे, उसका दिल जीत लोगे, वो लौट के वापस आ जाएगी, वो अनब्लॉक कर देगी आपको। ज्योतिष इन छोटे कामों के लिए नहीं बना है। आपकी ज़िंदगी कहाँ जाने वाली है अगर वो आपको पहले पता चल जाए तो आप कम उम्र में ज़्यादा जल्दी सफल हो जाओगे। प्रॉब्लम्स तब भी आएंगी और उनको टैकल करने के लिए रेडी हो जाओगे। बारिश तब भी होगी, लेकिन इस बार आपके पास रेनकोट है। जो एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते उन्होंने कभी इसको सीखा नहीं है, कभी ट्राई भी नहीं किया है कि इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उसको सीखने की। जैसे कोई लव मैरिज में पड़े हुए लोग होते हैं, 2 आशिक हैं, अगर आप उनको बताओ तुम्हारी बेबीज तुम्हारी बनेगी नहीं, ठीक है, मानेंगे ही नहीं, ठीक है, कहेंगे अगर कुछ इलाज है तो इलाज बता दो, पर ये मत बताओ कि बेबी से नहीं बनेगी मेरी, ठीक है। तो बेबी बाबू वाले नहीं मानते इन चीज़ों में जल्दी, ठीक है। फिर शादी होती है, शादी के बाद प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करते हैं, फिर वही बेबी बाबू लौट कर आते हैं। पंडित जी प्लीज़ हेल्प अस। बिना सीखे आप नहीं कह सकते कि ये चीज़ काम नहीं करती या चीज़ है नहीं। मैं भी एक नॉन बिलीवर ही था,
ठीक मैं है। वही जानना हाँ। चाहती हूँ कि आपने बताया कि आप यूपीएससी की पढ़ाई Yes. कर रहे थे। इस फील्ड में इंटरेस्ट लेना एज अ फुल टाइम प्रोफेशन एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करने लगे? तो जैसे मैंने कहा ना, मैं एक नॉन बिलीवर, साइंटिफिक बैकग्राउंड रहा है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। आप जब जिस तरह की आप पढ़ाई करते हो ना, उस तरह का आपका माइंडसेट बन जाता है। फिर आपको वही चीज़ें समझ में आती है जिनमें आपको लॉजिक दिख रहा होता है। पर जब एस्ट्रोलॉजी आया कोविड के बाद, और जब मैंने चार्ट्स पढ़ना सीखा, क्योंकि अब तो लोगों को रिप्लाई करने थे ना, प्रोसेस चल रहा था, तब रियलाइज़ किया यार मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ पास्ट में, ये सब इस कागज़ पे लिखा हुआ था। ये सब ये 12 घरों में पहले से बताया गया था। दैट मोमेंट हुआ कि यार हम जो सोच रहे हैं ना कि ज़िंदगी हम चला रहे हैं, हम तो चला ही नहीं रहे। हम जो सोच रहे हैं कि ये चाहत हमारी है, मैं चाह रहा हूँ तो वो हो रहा है। आप कुछ नहीं चाह रहे हो एक्चुअली, चाह वो रहा है, हो रहा है आपके साथ, नाम आपका हो जाता है बस कि ये करली टेल्स चल रहा है बहुत अच्छा, ठीक है, ये नाम हो रहा है आपका, पर करवा कोई और रहा है। आपके थ्रू न जाने कितनों की हेल्प हो रही है, तो आप और मैं बस एक ज़रिया मात्र हैं, कराता कोई और है। तो जिस दिन ये चीज़ एक फीलिंग इनर में आई ना, उस दिन मैंने ये सोचा कि यार मुझे अब लोगों को बताना है। इसीलिए कंसल्टेंट से ज़्यादा मुझे टीचर बनने का शौक़ है। मुझे समझाना है, मुझे सिखाना है, और इसी तरह से सिखाना है कि लॉजिकल लगे, क्योंकि आजकल के लोगों को बिना लॉजिक की चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। एंड लॉजिक ऑलवेज किल्स मैजिक। ओके, वाओ, दैट्स ट्रू। लॉजिक किल्स मैजिक। तो एस्ट्रोलॉजी पूरा लॉजिकल है ना, पूरा सब कुछ ठीक है। इसमें आपकी मैरिज क्यों नहीं चल रही है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ प्लेसमेंट इन हॉरोस्कोप, उसमें 7th हाउस होता है, वो मैरिज का हाउस है। उस हाउस में अगर केतु बैठ जाए तो कहते हैं इसका डाइवोर्स होगा, इसकी मैरिज नहीं चलने वाली। अब अगर आप इस चीज़ को समझो कि इसकी मैरिज क्यों नहीं चले, बेचारे ने ऐसा क्या पाप कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये आदमी का जो नेचर है वो ऐसा है कि इसे इंटेलेक्चुअल लोग ही पसंद आते हैं। अब अगर इसको ऐसा स्पाउस आप दिला दोगे जो बोरिंग है, वो उसके साथ रह नहीं पाएगा, उसे घुटन महसूस होगी। यहीं पे एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि अगर आप इसको केतु जैसा ही इंसान दिला दो, यानी कि एक इंटेलेक्चुअल है, शादी चलेगी। वही केतु 7th हाउस में बैठा था, एक व्यक्ति ने इस तरह का डिसीजन लिया, एक ने उस तरह का डिसीजन लिया। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आप बेहतर अपने आप को समझते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझते हो। एक टर्म आपने सुना होगा मांगलिक का। हाँ ठीक है? जी, बहुत ज्यादा सुना है मांगलिक के बारे कि में। ज्यादा मांगलिक- जानकारी नहीं रखती हूँ, बट ये सुना बहुत है। हमारे हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं, उसमें से 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। मंगल जैसा प्लेनेट अगर इन 5 घरों में कहीं भी बैठ जाए तो कहा जाएगा यू आर अ मांगलिक पर्सन। आमतौर पे जो धारणा बनी हुई है लोगों के अंदर कि मांगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज तुम्हारी डेथ हो जाएगी, ठीक है, या बहुत हेल्थ इश्यूज होंगे तुम्हें। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। मांगलिक हो अगर आप, यानी कि मंगल आपका पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में बैठा है, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बंदे हो, आपके डिज़ायर बहुत बड़े बड़े हैं, आप छोटी मोटी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आपको बड़ी चीज़ें चाहिए। आपको 25 की उम्र में BMW चाहिए, 55 का इंतज़ार नहीं करना। ओके, इफ़ यू आर अ मांगलिक पर्सन, आपके अंदर एंगर है, गुस्सा है, अपनी फिटनेस को लेकर आप ज़्यादा कॉन्शियस हो। मांगलिक लोग इतने एम्बिशियस हो जाते हैं कि बहुत अच्छी पोजीशन पे अच्छा भी कर रहे होते हैं तब भी खुश नहीं होते। इन्हें लगता है कि धरती तो जीत ली, चंद्रमा और चाहिए, ठीक है, वहाँ पर भी मेरा झंडा गड़ जाना चाहिए। ऐसे लोगों की अपने पार्टनर को लेकर एक अलग तरह की रिक्वायरमेंट है कि यार मेरे साथ ना इस तरह का माइंडसेट वाला व्यक्ति ही चल पाएगा, इस तरह का नहीं चल पाएगा। अब इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक की शादी दूसरे मांगलिक से करा दो, ठीक है, क्योंकि उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी ज़्यादा बेटर है। जब आप नहीं कराते तो मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। सो मांगलिक होना, मांगलिक लोग यूजुअली CEO बनते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, बिकॉज दे आर एग्रेसिव वन, है ना, लीडर है की क्वालिटी उनके अंदर, सेनापति हैं वो, कमांडर बोला जाता है मंगल को। सो बधाई हो, आप मांगलिक हैं, उसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्या एक मांगलिक व्यक्ति है, दूसरा मांगलिक नहीं है, तो क्या ये शादी कर सकते हैं आपस में? आराम से कर सकते हैं, बस कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ क्या कई सारी कंडीशन होती है, कोई ना कोई मिल ही जाएगी आप दोनों के चार्ट में, तो आप कर सकते हो। अगर मन में ऐसे ना वहम बैठ जाता है, कई बार डर बैठ जाता है, कई बार हमारे अंधविश्वास बैठ जाता है हमारे मन में, जब आप लॉजिकल बातें सुनते हो तो वो हटता है, आपके मन से दूर जाता है। इसलिए भी आपको ज्योतिष सीखना चाहिए, ठीक है, सिंपल है, फ्री में वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, मेरे खुद के यूट्यूब पे पड़े, आइए, बड़े इंटरेस्टिंग वे में समझाया है, सिखाया है, वहाँ पे मैं यही चीज़ें सिखाता हूँ। क्या कुंडली मैच करना बहुत ज़रूरी है शादी से पहले? और अगर मैच ना करें, इज देयर अ वे दे कैन बी टुगेदर और शुड दे गिव अप? ओके, एज एन एस्ट्रोलॉजर आप भले लव मैरिज करो, आप अरेंज मैरिज करो, एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जिस पे आपको फेथ है, भरोसा है, आइए, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, एक बार कुंडली ज़रूर मैच करवाइए।
देयर इज अ गुड चांस कि वो आपको ग्रीन फ्लैग दे देंगे, आपको सब कुछ अच्छा बता देंगे, बट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या लव मैरिज वालों के डाइवोर्स नहीं होते? लव मैरिज करने वालों ने पहले ये नहीं सोचा था कि यार ये तो मेरी जिंदगी है, लाइफ है, अब वो क्यों डाइवोर्स ले रहे हैं? आपको ऐसा लगता है ना कि बस मेरे साथ नहीं होगा, बाकी दुनिया में किसी के साथ हो जाएगा। ये क्या है? ये अपनी आंखों पे पर्दा डालने वाली बात है। मेरे जब भी सेलिब्रिटीज आते हैं शो पर, मेरा एक सवाल ज़रूर होता है उनसे कि आपको क्या लगता है आप इस मुकाम पर किस तरह से पहुँचे? अपनी मेहनत की वजह से, अपनी किस्मत की वजह से, या अपने बिलीफ की वजह से? मेरी ऐसा किस्मत है कि मुझे इतना अच्छा बड़ा भाई मिला, ठीक है, जिसने ये सब कुछ बनाया, क्रिएट किया, मेरे पर्दे के पीछे से काम किया। मैं कहूँ तो मैं बस एक कलाकार हूँ, एक एक्टर हूँ जो अच्छे से बोल लेता है, चीज़ें समझा लेता है। मैं हमेशा से पढ़ने में अच्छा रहा हूँ, तो यहाँ भी पढ़ाई कर रहा हूँ। पर ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया की, ये जो बिज़नेस है, इन सारी ऑपरेशंस हैं, ये मेरे बड़े भाई करते हैं। और अगर आपको भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड, ठीक है। मेहनत सबकी होती है। आप अपनी हाइट नहीं कंट्रोल कर सकते, वो कितनी बड़ी होगी, वो आपके जेनेटिक्स हैं, बट आप अपना स्टमक कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कितना फैलेगा या कितना अंदर जाएगा। तो कुछ चीज़ें भगवान ने आपके हाथ में ज़रूर दी हैं, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हैं, तो जो भी चीज़ें कंट्रोल के अंदर हैं आप उन्हें बेहतर तरीके से करिए। और हाँ, हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती, ना अकेले जीती जाती है। आपको किसी का साथ की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ेगी। बहुत अच्छा है कि कोई वेल विशर अगर आपको मिल जाए, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, वो आपके स्पाउस, आपके फादर, आपकी मदर, आपके ब्रदर, कोई भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है आपका कोई, तो ज़रूर उनका साथ दीजिए। मज़ा आता है फिर लड़ाई लड़ने में। तो अगर कोई इंसान अपने काम में बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, किसी मुकाम पर पहुंच जाता है, तो वो उसकी मेहनत होती है या उसकी वो कुंडली में लिखा होता है कि किसी ना किसी दिन इस इंसान को इतना सक्सेसफुल होना ही है और इतनी कठिनाइयों से उसको जाना ही पड़ेगा? आप क्रिकेट देखते हो? हाँ जी। वर्ल्ड कप देखा था आपने? हाँ जी। कौन सी टीम थी जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग थी? इंडिया। क्या हुआ? तो कई बार आप सबसे ज़्यादा डिजर्विंग होते हो, सबसे टैलेंटेड होते हो, सबसे होनहार होते हो, दुनिया कह रही होती है आप जीतोगे, बट समथिंग आर जस्ट नॉट मेंट टू बी। कुछ चीज़ें नहीं हैं आपके भाग्य में लिखी हुई, तो वो नहीं हो पाती। क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ या हमारी मेहनत भी है? तो मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें, बहुत लिमिटेड चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, ओके। बाकी एक मेजर पोर्शन आपका फेट ही है। आपका फेट है कि आप इस घर में पैदा हुए, वैसे माँ बाप मिले, इस तरह का फेशियल स्ट्रक्चर मिला, इसमें कोई मेहनत नहीं है आपकी, ये सब आपका फेट है। ये आप अपने आप को पावरफुल फील करवाने के लिए ये सोच सकते हो कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ या मेरी मेहनत से सब कुछ हो रहा है। नो, बड़ी एक अच्छा भजन है, करते हो तुम कन्हैया मेरा बस नाम हो रहा है। बहुत लिमिटेड चीज़ें जो कंट्रोल कर सकते हो आप, और बहुत मेजर चीज़ें हैं जो आपको ऊपर वाला करवाता रहता है, इधर उधर आपको टटोलता रहता है। जैसे ज्योतिष में हम कहते हैं ना, ये प्लैनेट्स रिएक्शन करवाते हैं आपसे। ये रिएक्शन है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो। इसलिए हम कहते हैं कि जो बहुत उच्च कोटि के साधु हैं, संत हैं, अघोरी महात्मा लोग हैं, इन पे ज्योतिष काम नहीं करता, बिकॉज इन्होंने अपने सेंसेस और अपने जो एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, इनको कंट्रोल कर रखा है। पर हम नॉर्मल बीइंग, अभी उस प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा ये कंट्रोल करने में।